गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं जफर खान। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में राजा किसान और नगर में महाजनपद के बारे में बताया था, जनपद के बारे में बताया था, मगध एम्पायर के बारे में बताया था। उसी तरीके से आज बात करेंगे हम लोग राजा किसान और नगर में मौर्य साम्राज्य की स्थापना और जानकारी के स्रोत के बारे में। देखिए, हर एक जो है साम्राज्य की अपना अपना कुछ ना कुछ इतिहास रहा है, कुछ ना कुछ संस्कृति रही है, कुछ ना कुछ उसकी कला रही है जो उसने भारत को दिया है। जैसे हम लोग बात करें, अशोक चक्र जो है हमें मिला हुआ है, जो कि आप लोग देखते हैं कि सामने से कि उसका इन्वेलप जो है, जो शेर का निशान है, वो डिफेंस में इंडियन आर्मी को भी मिला हुआ है, नेवी में भी मिला हुआ है, और आपका पुलिस में भी सभी को मिला हुआ है। तो अब देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस पर बात करेंगे हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना और जानकारी के स्रोत। सबसे पहले देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। तो सबसे पहला क्या बन जाता है, आपका एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बन जाएगा, और कौन से ईसा पूर्व में हुई थी ये भी पता चल गया हमें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य अपने जो है विशाल साम्राज्य के लिए भी जाना जाता है, और इसमें जो है बहुत सारे, जैसे पिछली क्लास में बताया था, अजात शत्रु बिंबिसार, ऐसे ऐसे एम्बिशियस जो है रूलर यहाँ पर मौजूद थे, जो आप लोग देखते हो कि उन्होंने अपने महत्वाकांक्षाओं से अपने राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश की। दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो है साम्राज्य का विस्तार। अब मौर्य साम्राज्य का विस्तार का मतलब ये है, मौर्य साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला था। तो पश्चिम में उत्तर में अफगानिस्तान अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक जो है मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। पहले ये भारत का ही पार्ट था, आजादी के बाद ये सारे धीरे धीरे जो है भारत से अलग होते चले गए। नेक्स्ट देखते हैं मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। अब मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं मूर्ति कला। मूर्ति कला में आप लोग देख सकते हैं इनके डिजाइन को। जैसे इन लोगों ने जो है बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं हमें, जिसमें आप जो है जानवरों की मूर्तियों को देखते हो, इंसानों की मूर्तियों को देखते हो, विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को देखते हो, विभिन्न प्रकार के सिक्कों को देखते हो। तो यहाँ पर इस तरीके का हम लोगों को चलन देखने को मिलता है। तो मूर्ति कला से अद्भुत जो है लोगों का जो है ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है इन्होंने। तो हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य में सबसे पहले क्या है, जानकारी के स्रोत है इनकी मूर्ति कला। सेकंड ये है यूनानी राजदूत, यानी कि यूनान से आए हुए राजदूत जिसका नाम मेगास्थनीज था, जिसने मौर्य साम्राज्य के बारे में इंडिका, जो कि उसकी पुस्तक है, उसमें लिखा। अब इंडिका में क्या लिखा गया है, वहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, वहाँ के डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी राजनयिक संबंध, इन सब के बारे में बताया हुआ है। देखिए, यूनानी राजदूत को कोई ज्यादा चीजों के बारे में जानकारी तो नहीं थी, जो उसने देखा वो लिखा। भारतीय समाज को उसने समझने की कोशिश की, राजाओं के नजरियों से, अपने नजरियों से। तो हम लोग देखते हैं कि अगर किसी की भी पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं तो उसको सफिशिएंट मान के नहीं पढ़ते हैं कि भाई मौर्य साम्राज्य के बारे में इंडिका ही बेहतर है। इंडिका भी बेहतर हो सकती है, अर्थशास्त्र की लिखी हुई कौटिल्य की लिखी हुई अर्थशास्त्र भी बेटर हो सकती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखी हैं। तो इंडिका में क्या है, सामाजिक, राजनीतिक और आपका जो है सांस्कृतिक स्वरूप को दर्शाया गया है, दरबार के बारे में लिखा गया है। अब हम लोग देखें कि समाज के बारे में जो है वहाँ के राजाओं को ज्यादा मालूम होता है, ना कि जो है आपका मेगास्थनीज ने कुछ लिखा है। तो सामाजिक जीवन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है किनको, हम लोगों को इंडिका से, वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि राजा नहीं चाहते थे कि कोई भी राजा हो, मौर्य साम्राज्य के कोई भी राजा हो, चाहे अशोक हो, बिंबिसार हो, अजात शत्रु हो, वो वही चीजें लिखेंगे जो लिखना जरूरी है, जो राजा कहेंगे। सारी बातों को उसमें जो है वो लोग मेंशन नहीं करते थे। आप लोग देखिए तो उसमें जो है किसानों की दशा दृष्टि के बारे में ज्यादा कुछ बताया ही नहीं है, मजदूरों के दशा दृष्टि के बारे में ज्यादा कुछ बताया ही नहीं है। बताया गया है तो कहीं न कहीं देखेंगे आप, जमींदारों के बारे में बताया गया, राजाओं के बारे में बताया गया है, महिलाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में भी जो है ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। दूसरी चीजें हैं, हम लोग बात करते हैं कौटिल्य का लिखा हुआ ग्रंथ अर्थशास्त्र।
देखो, कौटिल्य के नाम से हम लोग कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। इनकी बुक है अर्थशास्त्र, जिसमें जो है अमात्य के बारे में, अमात्य यानी इनके साप्तांग सिद्धांतों के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए, कौटिल्य का ये भी कहना था कि भारत जो है तीन ओर से जो है, भारत एक उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप उसे कहते हैं जो तीन ओर से घिरा हुआ जो है समुद्र से एरिया होता है, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। और भारत के लिए, व्यापार के लिए तो सारी जलवायु दशाएं मौजूद थी यहाँ पर। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर जलवायु दशाएं भी मौजूद थी। और दूसरा जो है ट्रेड के लिए जो है प्राकृतिक बंदरगाह भी उपलब्ध थे। अब साप्तांग का सिद्धांत देख लो, कौटिल्य का साप्तांग यानी कि सप्तअंग के बिना जो है देश विदेश को आप लोग देख सकते हो कि मतलब कि राजनयिक संबंध नहीं बना सकते हम लोग। अब सारे बच्चे ये सोचेंगे कि राजनयिक संबंध क्या होते हैं। राजनयिक संबंध का मतलब ये होता है अन्य देशों से हमारा रिश्ता, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से हो, वैसे मोस्टली हमारा व्यापारिक दृष्टि से ही बनता है, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत बाद में बनता है, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत बाद में देखा जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोग देखते हुए चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग जैन व बौद्ध धर्म के ग्रंथ। अब देखिए, जैन और बौद्ध धर्म का पनपना, जैन और बौद्ध धर्म जो है आपका मौर्य काल में ही जो है उनका जन्म हुआ है। जैन और बौद्ध धर्म की जो है मोस्टली चीजें जो है आप लोग देखेंगे पढ़ेंगे तो सेम है। एक कहते हैं झूठ मत बोलो, दूसरे भी कहते हैं झूठ मत बोलो। एक कहते हैं प्रॉपर्टी अर्जित करना बेकार है, यानी कि संपत्ति को आप अगर इकट्ठा करते हो तो संपत्ति लालच पैदा करती है। झूठ बोलते हो उससे विनाश होता है, बुद्धि का भी लोगों का भी। थर्ड में यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें थर्ड में इन लोगों ने बताया है कि इंसान को क्या करना चाहिए, पशुओं से भी प्रेम करना चाहिए, जानवरों से, पक्षियों से, इन सब से प्रेम करना चाहिए क्योंकि इन सब में जान है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया है सम्राट अशोक के अभिलेख। भाई, सम्राट के धम्म का सिद्धांत जो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बना के दूंगा वो भी बहुत अच्छा है। अब सम्राट के धम्म का सिद्धांत क्या है? बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति आदर, निष्ठावान रहना। उसके बाद है उन्होंने कहा है कि जानवरों से प्रेम करना। उन्होंने बैठने के लिए लोगों के लिए जो है छायादार वृक्ष बनवा दिए। जगह जगह उन्होंने जो है जानवरों के पानी पीने के लिए जो है रख रखाव किया। ये सारी चीजें धम्म के सिद्धांत में देखी जाती हैं। तो धम्म के सिद्धांत को हम लोग अच्छा सिद्धांत मानते हुए चलते हैं। मैंने आपको छोटी सी वीडियो में जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी। छोटी सी एक और बार हम लोग छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, इसमें देखते हैं। देखो, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य का विस्तार, विस्तार का मतलब है कहाँ तक फैला हुआ था? तो पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। मौर्य वंश की जानकारी की क्या क्या स्रोत है? हमने देखा कि मूर्ति कला है जो विश्व में विख्यात है। दूसरा, यूनानी राजदूत जैसे मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। अब मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया, मैंने बताया था, सांस्कृतिक ढांचों को बता रहा है, राजनीतिक ढांचों को बता रहा है, सामाजिक जीवन को बता रहा है। लेकिन ये सारी जानकारी जो है सिर्फ जो है इंडिका को पढ़ने से हमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। उसके बाद है कौटिल्य का लिखा हुआ ग्रंथ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में मैंने आपको साप्तांग सिद्धांत बता दिया, उसकी कूटनीतिज्ञ नीति बता दी। साप्तांग सिद्धांत बिना सप्तंग, अमात्य के बिना नहीं चलता। अमात्य कहते हैं मंत्री। नौकरशाही के बिना नहीं चल सकता, किसानों के बिना नहीं चल सकता, कर के बिना नहीं चल सकता। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद है जैन व बौद्ध धर्म के ग्रंथ। जैन व बौद्ध धर्म के ग्रंथ क्या है? जैन और बौद्ध धर्म का उदय भी जो है आपका मौर्य साम्राज्य में ही हुआ था। तो इनकी जो है जानकारी के स्रोत यहाँ पर लिखे जाते हैं। उसके बाद है सम्राट अशोक के अभिलेख। अभिलेख होता है पत्थरों पे गुदा हुआ होना या अपने उपदेश देना, पत्थरों के माध्यम से, दीवारों के माध्यम से। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोग देखते हुए चलते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद से जो है अहिंसा की रणनीति अपना ली और देश को आगे की तरफ जो है बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश की। अब विस्तारवाद की नीतियां जो हैं वो खत्म हो गई थी यहाँ पर। तो देखिए, इतनी छोटी सी वीडियो में जो है मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी। आज के लिए इतना सफिशिएंट है।